Frequency E for curiosity for knowledge। मिशन के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ भी जाना है उससे हमारी इस यूनिवर्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। इवन हमारा यूनिवर्स खुद स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम के एक डायमेंशन से मिलके बनाया है, जिसे हम लोग स्पेस टाइम डायमेंशन कहते हैं। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ये यूनिवर्स स्पेस टाइम डायमेंशन है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेस का यूज़ अलग तरीके से करते हैं और टाइम का अलग तरीके से, जबकि यहाँ पर स्पेस और टाइम दोनों एक साथ हैं। तो क्या हम स्पेस और टाइम को एक साथ भी यूज़ करते हैं? क्या स्पेस टाइम डायमेंशन को हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में देखा कि राजधानी एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली जा रही है। 7 PM पर वह वाराणसी से रवाना हो जाएगी और 10 PM पर वह दिल्ली पहुंच जाएगी। अगर वह आपको यह इन्फॉर्मेशन ना देकर यह बतलाता कि राजधानी एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली रवाना हो जाएगी, या फिर वह आपको यह इन्फॉर्मेशन भी ना देकर यह बतलाता कि राजधानी एक्सप्रेस 7 PM पर रवाना हो जाएगी, इन दोनों कंडीशन में एक बार जब आपको टाइम नहीं बताया गया और दूसरी बात जब आपको स्पेस का डायमेंशन भी नहीं दिया गया, तब आप हमेशा के लिए कंफ्यूज रहोगे कि आखिर ये राजधानी एक्सप्रेस कब कहाँ पहुँचेगी, कब से कहाँ पहुँचेगी। इसीलिए हम ऑलमोस्ट हर जगह प्लानिंग में स्पेस और टाइम का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों की कमी में हमारा काम अधूरा रह जाएगा। चलिए आगे की बातें कंटिन्यू रखते हैं। 4 डायमेंशनल यूनिवर्स को इमेजिन करना या 3 डायमेंशन यूनिवर्स के बारे में सोचना, यह दोनों काम काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल सरफेस को 2 डायमेंशनल फिगर को बनाना काफ़ी आसान है। जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ, हाँ सरफेस ऑफ द अर्थ 2 डायमेंशनल है, और तो और हर एक किसी चीज़ का सरफेस 2 डायमेंशनल होता है। ऑथर स्टीफन हॉकिंग जी खुद 4 डायमेंशन को समझने के लिए कुछ इस तरीके के मेथड का यूज़ करते थे जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर टाइम का डायमेंशन ऊपर की तरफ वर्टिकली दिख रहा है, जबकि स्पेशियल डायमेंशन नीचे की तरफ हॉरिजेंटली दिख रहा है। लेकिन स्पेशियल डायमेंशन में सिर्फ हमें एक ही डायमेंशन दिखाया गया है, बाकी के 2 डायमेंशन का यूज़ हम लोग किसी और पर्सपेक्टिव से करते हैं, या फिर यहाँ पर ये 2 डायमेंशन मिस हैं। वहीं आपको हॉरिजेंटली एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 4.5 पर और टाइम के कोऑर्डिनेट 1 पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। मतलब यह हमें यह बताना चाह रहे हैं कि सन से प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच की जो दूरी है वह 4.5 लाइट ईयर है। हम लोगों ने मैक्सवेल की इक्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सोर्स की स्पीड क्या है, और यह सब कुछ प्रूव भी हो गया है, जो कि मैंने आपको अपने इस वीडियो के पिछले पार्ट में बताया है। चलिए इसे भी एक आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आप एक टॉर्च को किसी पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकुलर पोजीशन इन स्पेस में ऑन कीजिए। ये लाइट के वेव्स इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते ही जाएंगे। 1 सेकंड के 1 मिलियन सेकंड के बाद लाइट अपने ओरिजिन से 300 मीटर दूर चला जाएगा। 1 सेकंड के 2 मिलियन सेकंड के बाद यह अपने ओरिजिन से 600 मीटर दूर चला जाएगा। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी पॉन्ड में एक पत्थर को फेंकते हैं। टाइम के साथ साथ उसके वेव्स की वेवलेंथ बढ़ती जाती है। अगर सब कुछ यूनिफॉर्मली हो रहा होता है, तब हम यह बता सकते हैं कि अगले कुछ सेकंड में यह वेव्स कहाँ पर जाएंगी। अगर हम लोग इसी ग्राफ को उल्टा कर दें तो हम लोग यह भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा कॉज हुआ था जिसकी वजह से हमें यह इफेक्ट देखने को मिल रहा है। किसी भी इवेंट का पास्ट या फ्यूचर हमेशा P मतलब कि वह इवेंट से डिवाइड होता है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपने लाइट को ऑन किया, तब लाइट के ऑन करने के पहले जो भी था वह सब कुछ पास्ट था। लाइट के ऑन करने के बाद अब जो कुछ भी है वह सब कुछ अब फ्यूचर होगा। अगर कोई यह जान लेता है कि यूनिवर्स में किसी पर्टिकुलर पीरियड पर P पर ऐसा क्या हुआ था, तो वह यह भी जान सकता है कि ऐसा क्यों हुआ था, और वह यह भी जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए अब इसे एक और बात समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर हिरोशिमा पे बम ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया उसके चपेट में आई होगी। ठीक इसी तरीके से यूनिवर्स में हर एक इवेंट तो हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इससे पूरा यूनिवर्स इफेक्ट हो। हाँ, इसका इफेक्ट बाद में ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह उसी समय हो। आधर समय यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि P पर हुआ कोई भी इवेंट ज़रूरी नहीं कि वह हर एक यूनिवर्स में इफेक्ट को डाले, लेकिन जहाँ पर इफेक्ट नहीं जाता है, जहाँ पर इफेक्ट नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं एल्सवेयर।
एल्सवेयर वह रीजन है जो कि पी पर हो रहे इवेंट का ना तो पास्ट में लाई करता है ना ही फ्यूचर में। एल्सवेयर पर हो रहे इवेंट ना तो कभी पी को अफेक्ट करते हैं या फिर पी पर हो रहे इवेंट ना तो कभी एल्सवेयर को अफेक्ट करते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी सन ब्लास्ट हो जाता है तो इसकी खबर हमें 8 मिनट बाद पता लगेगी, लेकिन तब तक हम लोग एल्सवेयर रीजन में रहेंगे। 8 मिनट बाद जब हमारा फ्यूचर यानी जब सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाएगा तब हम उस समय एल्सवेयर के रीजन से हटकर वापस से पी के रीजन में आ जाएंगे। उससे पहले हम लोग एल्सवेयर में ही रहेंगे। आइंस्टाइन ने यह रिवॉल्यूशनरी सजेशन तब प्रपोज किया जब वह यह प्रूव कर रहे थे कि ग्रेविटी और फोर्सेस की तरह नहीं है, यह स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है जो कि उनके मास और एनर्जी के द्वारा किया जाता है। आइए इसे एक आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉल रखा। आप देख रहे हैं कि ट्रैम्पोलिन थोड़ा सा कर्व हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर और मैसिव चीज़ रखेंगे तो वह और कर्व हो जाएगी। अगर यहाँ पे यह ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम है और ये बॉल्स अर्थ जैसे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ स्पेस टाइम को इसी तरीके से कर्व करती है और यही ग्रेविटी है। यही आइंस्टाइन हमें बताना चाह रहे थे कि ग्रेविटी कुछ और नहीं है, बस यह स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है जो कि इनके मास पर डिपेंड करता है। यह थ्योरी हमको यह भी बताती है कि अर्थ जैसे ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाने के लिए नहीं बने हैं या फिर किसी पार्टिकुलर सैटेलाइट्स को अपने चारों तरफ रिवॉल्व कराने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि यह तो अपने सबसे नियरेस्ट और सबसे मैसिव चीज़ के पास जाना चाहते हैं, जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो तो करते हैं, लेकिन चूंकि स्पेस टाइम कर्व है तो हमें ऐसा लगता है कि यह कर्वली मतलब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन असलियत में यह उसके पास जाते हैं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। और देखा जाए तो इनके मतलब अर्थ और सन के बीच की जो स्पेस होगी वह डेफिनेटली बहुत ही कम स्पीड, बहुत ही कम दूरी ट्रैवल करना चाहेगी। अर्थ बहुत ही कम दूरी ट्रैवल करना चाहेगी। इसी को हम लोग जियोडेसिक कहते हैं। मतलब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लार्जेस्ट या शॉर्टेस्ट दूरी हो तो उसे ही हम लोग जियोडेसिक कहते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब कुछ बहुत ही पहले हो चुका है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो आज हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसी दिखती है, असल में वह ऐसे कई बिलियन साल पहले रही होगी। अभी वह कैसी है, किस हालत में है, उसका रंग कैसा है, यह सब हम नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ से आने वाली लाइट को एटलीस्ट 1 मिलियन लाइट ईयर को तो आने में ही लग जाएगा। सो हम यह कभी बता ही नहीं सकते कि अभी फ्यूचर में अभी हम लोग के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वह गैलेक्सी कैसी दिखेगी। ठीक इसी तरीके से यूनिवर्स में हो रहा हर एक इवेंट हमें पास्ट में दिख रहा है। लाइक आप यह वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज़ आप तक जो पहुंच रही है, असल में यह आवाज़ कब की पहुंच चुकी होगी। फिर क्योंकि साउंड की स्पीड हमेशा मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर यह स्पीड कुछ भी हो तो उसे पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तब तक मैं कुछ और बातें बोल चुका हूँ। आपका दिमाग उसे वापस से आपके पास मैसेज भेजेगा जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से हर एक चीज़ जो कि हमारे साथ हो रही है वह सब कुछ पास्ट है। इवन अभी भी आप जो भी देख रहे हैं, एवरीथिंग इज पास्ट। अगर कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दे, जैसा कि आइंस्टीन और पॉइंकरे ने 1905 में किया था, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेस में चल रहे हर इवेंट के लिए हम लोगों ने लाइट कोन को बनाया है। आपको बता दें कि लाइट कोन एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर है जो कि यह बतलाता है कि उस इवेंट से लाइट को एमिट होने के क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा हर जगह हर डायरेक्शन में एक जैसे ही रहेगी। साथ ही स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह भी बतलाती है कि इस पूरे स्पेस में लाइट से तेज कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग अपने लाइट कोन में लाइट की स्पीड को हर एक स्पीड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 मीटर पर सेकंड चल रहे हो, तब आपके स्पीड को लाइट की स्पीड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कोन, जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लाइट की स्पीड को समझाने में बहुत हद तक सक्सेसफुल रही। यह थियरी हमें यह भी बताती है कि लाइट की स्पीड हमेशा हर किसी के लिए, फिर चाहे वह मूव कर रहे हो या रेस्ट पर हो, उनके लिए यह स्पीड सेम रहेगी, जैसा कि हम लोगों ने माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट में देखा था। साथ ही साथ हमें यह भी मालूम होता है इस थियरी के थ्रू कि जब भी लाइट की स्पीड के करीब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसके साथ क्या होगा। फिर भी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटनियन थियरी ऑफ ग्रेविटी के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। आइए समझते हैं कैसे। हमें यह मालूम है कि ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करती है। मतलब
किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वह उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, जो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन। जिसका मतलब यह होता है कि अगर उन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपने आप चेंज हो जाएगी। और यह सही है। या और साफ शब्दों में कहूँ तो ग्रेविटी की स्पीड इन्फिनाइट है, मतलब ग्रेविटी इन्फिनाइट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है। क्यों? चलिए इसे भी थोड़ी आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए इन दोनों ऑब्जेक्ट में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव कर रहा हो तो इस बात का पता हमें कुछ देर बाद ही चलेगा, फिर चाहे वह 0.000001 सेकेंड ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड को हटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ऐसा है तो थियरी ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे गलत हो जाती है। यहाँ पर या तो ग्रेविटी की स्पीड ऑफ लाइट से ही थोड़ा कम होगी, या तो ग्रेविटी की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। और यही चीज़ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को और भी स्पेशल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। और यही चीज़ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को और भी स्पेशल बना देता है। 1915 में आइंस्टीन ने ग्रेविटी की खोज की, मतलब उन्होंने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की खोज की, जिसे स्पेशली थियरी ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। गाइस, जियोडेसिक का प्रिंसिपल ही यूज़ करके एयरवेज का रूट डिसाइड किया जाता है। इसी रूट पर एयर नेविगेटर्स पायलट्स को प्लेन उड़ाने को कहते हैं, मतलब इसी रूट से प्लेन आती है या जाती है और यह इंफॉर्मेशन नेविगेटर्स देते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी हर एक ऑब्जेक्ट 4 डायमेंशनल स्पेस में एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है और वही ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में एक कर्व पाथ फॉलो करता रहता है। अगर देखा जाए तो अर्थ 4 डायमेंशनल में एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी और यही अर्थ 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है। और यह दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। चलिए हम सभी यह जानते हैं कि एक एरोप्लेन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन जब हम किसी हिली एरिया से देखेंगे जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगहें हो तो हमें नीचे से देखने पर ऐसा लगेगा कि प्लेन ऊपर नीचे होकर चल रहा है, ऑल्दो वह एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। ठीक इसी तरीके से 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में अर्थ एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, बट 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में चूंकि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है जहाँ पर मास उसे डिस्टर्ब कर देता है, जो कि ग्रेविटी कहलाती है, तो इस यूनिवर्स में हमें वही ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ना चलने की बजाय एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए दिखते हैं। तो हम सभी यह जान चुके हैं कि सन इतना मैसिव है कि इसके मास की वजह से स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है कि हमें अर्थ जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हुई दिखती है, बट ऐसा होता नहीं है। अर्थ फॉलो तो कर रही है इसकी स्ट्रेट लाइन, लेकिन दिखने में लगता है कि अर्थ एक कर्व लाइन फॉलो कर रही होगी। अब आपको लगता है कि यह एक महज कल्पना है, तो सुनिए कि जो प्लैनेटरी ऑर्बिट की प्रेडिक्शन न्यूटनियन थियरी ऑफ ग्रेविटी करती है, ठीक उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन एल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी करती है। अब इससे यह बात तो साबित हो जाता है कि यह थियरी गलत नहीं है, बल्कि यह थियरी ऑफ ग्रेविटी जिसे न्यूटन ने दिया था उससे भी कहीं ज़्यादा थी, यह सही थियरी है। आपको जान के हैरानी होगी कि मर्क्यूरी, जिसका ऑर्बिट हमेशा डिस्टर्ब होते रहता है क्योंकि वह सन के सबसे क्लोज है, इसकी वजह से उसके ऑर्बिट में कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं, लेकिन सर आइजैक न्यूटन इसकी एक्चुअल रीजन को नहीं फाइंड कर पाए। मतलब उन्हें यह तो मालूम था कि यह क्यों हो रहा है, बट वह इसका एक एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं दे पाए, इसका एक इक्वेशन नहीं दे पाए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के आने के बाद यह सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है और हम जितना पहले जानते थे उससे भी कहीं ज़्यादा क्लोज आज हमारे पास इसका एक आंसर है। अब हम लोग यह तो जान चुके हैं कि अर्थ कैसे एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए भी हमें कर्व्ड पाथ में मूव करती हुई दिखती है। ठीक उसी तरीके से लाइट भी एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, मतलब वह जियोडेसिक प्रिंसिपल का यूज़ कर रहा होता है। बट सॉरी अगेन, क्या यूनिवर्स पर पड़ने वाले मास से डिस्टर्ब कर देते हैं, इसे कब कर देते हैं, इसलिए हमें लाइट भी कभी कभी बैंड होती हुई दिखती है। और इसीलिए हम यह भी कहते हैं कि एक मैसिव स्टार या एक मैसिव बॉडी की ग्रेविटी लाइट को बैंड कर देती है, तो फ्रेंड्स यह सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे हर किसी को स्पेस एंड टाइम के बारे में और नॉलेज मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन वेट, अभी हमारा स्पेस एंड टाइम का सिर्फ 2 ही पार्ट आया है, बहुत जल्द मैं इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।